इस बार जो महंगाई का मुद्दा था, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था, युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा था और किसानों की जो एमएसपी की समस्या का मुद्दा था, तो इस मुद्दे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने इन पे वोट ना देके जो क्षणिक जो फ़ायदे होते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। जो मेरा अभी आकलन है, शाम को 5 बजे 6 बजे तक जो शाम तक जो है वो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे वो अनाज का जो 5 किलो अनाज दिया है, या फिर किसानों के अकाउंट में जो 500 रुपये पहुँच रहे हैं जो छोटे छोटे किसानों के, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसान जो जनता है वो डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ ज़्यादा रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं बीजेपी वाले, राम मंदिर की बात करते हैं, वो भी तो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। देखिए ऐसा है, अगर हिंदुत्व, राम मंदिर और ये सारे मुद्दे चले होते तो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी रुझानों में लगभग 70 से 80 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो वो धर्म का मुद्दा नहीं चल रहा है। और समाजवादी पार्टी को सीधा आप देखिए, 47 सीटों से समाजवादी पार्टी 150 सीटों पे पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता बदलाव के मूड में है, एंटी इनकम्बेंसी है, जनता परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक गैप रह गया, एक जो गैप होता है वो गैप अभी रह गया है। और वो गैप क्या था और असलियत क्या है वो शाम तक क्लियर हो पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है धर्म के मुद्दे पे जनता ने इस बार वोट नहीं किया है। धर्म का कोई मुद्दा जो है अहम मुद्दा जनता के लिए नहीं रहा है। कि जनता के लिए अहम समस्या क्या रही? क्या ये डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत जनता के लिए समस्या नहीं है? क्या 100 में से जो 62 युवा बेरोजगार हैं हमारे प्रदेश का, क्या ये जनता के लिए समस्या नहीं है? क्या युवाओं के लिए समस्या नहीं है? क्या युवा अभी भी जाति में और धर्म में फंसा हुआ है? तो ये भी एक अहम प्रश्न रहेगा देखने वाला। और दूसरा, शाम तक एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोटों का नुकसान दिख रहा है तो उसकी वजह क्या है। बहुजन समाज पार्टी से जो मतदाता खिसका है, जो अंबेडकरवादी विचारधारा का जो मतदाता था जो खिसका है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिल रहा है और क्या कारण रहे? क्योंकि बीएसपी को पिछली बार 18 से 20% मतदान मिला था। और बसपा एक मजबूत स्तंभ माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो बहन जी का नारा है, बहुजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, तो वहाँ क्या कमी रह गई? क्योंकि जो मुझे भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो बढ़त दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जो बसपा का वोट है, जो ये देखा कि बहन जी कमज़ोर हैं, बहन जी 200 सीटें नहीं ला रही हैं, तो शायद वो वोट उधर शिफ्ट हो गया। अब राजनीति बदल गई है। देखिए बीजेपी तो एमएसपी नहीं देगी साहब, इसके लिए तो मुझे लग रहा है लंबा संघर्ष चलेगा और किसानों को फिर से तैयार होना पड़ेगा। कह रहे कानून वापस लेकर आएंगे, कानून दोबारा लगेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार कर रहे थे, और अगर चुनाव में आज ये शाम तक क्लियर मैंडेट ले आते हैं और अपने सरकार बनाने का दावा रखते हैं, हालांकि बाकी 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ में आ जाता है तो हो सकता है ये किसानों के जो कानून है वो फिर से लाएं। और किसानों को इस समय तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन इन्हें फिर से चलाना पड़ेगा। सर, जो किसान आंदोलन चला था गाजीपुर बॉर्डर पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान उस आंदोलन में आए थे, वो सरकार के खिलाफ बड़ी आग उगलते थे। क्या वो आपका फंडा नहीं चला सरकार के खिलाफ? देखिए, किसान आंदोलन की बात की जाए तो मैं भी 13 महीने आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, और आप लोगों ने भी 13 महीने लगभग पूरा, मैं तो आपको लोगों को देखता रहा हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है वो आप ही लोग थे जिन्होंने ज़मीनी हकीकत दिखाई। नहीं तो मीडिया की अगर माना जाता तो साहब मीडिया ने तो किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएँ दे दी थी। तो किसान आंदोलन का असर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ठीक ठाक रुझान मिल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जितना असर किसान आंदोलन का रहना चाहिए था, तो उतना असर जो किसान यहाँ से आंदोलित होकर पहुँचे हैं, वो किसान वहाँ क्या डिलीवर किया उन्होंने, क्या उनकी बातचीत रही, या फिर जो किसान संगठन है उन्होंने आगे जाके क्या बातें रखी हैं। जो 5 राज्यों के आप रुझान देखिए, पंजाब में देखिए कांग्रेस को
चन्नी साहब और सिद्धू साहब की कलह की वजह से नुकसान होता दिखा और पंजाब की जनता ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। अगर हम उत्तराखंड का देखें तो उत्तराखंड में जो हरीश रावत को कमान सौंपी गई, तो हरीश रावत को कमान सौंपने का नुकसान साफ तौर पे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को दिखा। और बीजेपी को वहाँ 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी जनता ने दोबारा उस पर भरोसा दिखाया। गोवा में पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अभी तक ये दिखता आ रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है कि गोवा में अब बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिल रहा है। ऐसे ही मणिपुर में पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन इस बार मणिपुर में डायरेक्ट अब दुविधा वाली स्थिति नहीं है कहीं। अब वोटर क्या करता है, एक तरफा वोट करता है कि जिसे सरकार बनानी है, पिछले 2 साल से जो पैटर्न आ रहा है, एक तरफा वोट दीजिए और जिसे सरकार में रखना है 5 साल सरकार में रहे, हंग असेंबली ना बने। सर, जो किसान आंदोलन चला था यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या किसान नेता अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाए पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसान आंदोलन का कुछ असर तो हुआ है। जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। ग्रामीण मोदी जी का तो नहीं होगा, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, 3 किसान कानून वापस लिए थे तब। नहीं, देखिए, मोदी जी को तो जनता ने सिरे से नकार दिया और यही वजह रही कि बनारस में है मोदी जी को 3 दिन डेरा डालना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री बनारस में जाकर गली गली में प्रचार कर रहा है और अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हर जगह गली गली जाके पर्चे बांटे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोश था, जनता के बीच में विरोध था। और जगह जगह आपने देखा जहाँ पे बीजेपी के विधायक रैलियां कर रहे थे तो कहीं उन्हें कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ रही थी, कहीं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, कहीं उनको दौड़ाया जा रहा था। तो इस चीज़ तो मिल गया उनको नहीं, अभी कैसे भाई, देखिए, अभी 18 राउंड के फाइनल आया है 18 राउंड का, और लगभग 35-40 राउंड तक जो है आपका मतगणना होनी है। तो अभी लगभग 40 से 45% रिजल्ट आए। और अब इस समय एक चीज़ और देखने में आ रही है, अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि मतगणना को स्लो कर दिया जाए। स्लो करने के पीछे कारण ये है कि शहरी इलाकों में जहाँ बीजेपी का वोटर था वहाँ पे मतगणना फास्ट कर दी और एक नरेशन तैयार कर दिया कि साहब बीजेपी क्लियर आ रही है। अब जो ग्रामीण मतदाता है, ग्रामीण मतदाता आम तौर पे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का मतदाता माना जाता है, वहाँ पे वोटिंग स्लो कर दी है और ये रात का इंतज़ार कर रहे हैं। और पिछले 2 से 3 दिन में कई जगह बनारस की सड़कों पे भी ईवीएम मशीनें तैरती घूमती हुई नज़र आई हैं। तो कहीं ना कहीं उस हेर फेर में भी ये लोग लगे हुए हैं और शासन प्रशासन सारा यहाँ शामिल है। यहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर नारे लगा रहा है तो उसको खुली आज़ादी है, लेकिन विपक्ष का कोई कार्यकर्ता अगर नारे लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो शासन प्रशासन भी इसमें शामिल है और इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को फ़ोन द्वारा ये बोला है कि जहाँ जहाँ बीजेपी क्लोज है या पीछे होने की आशंका है वहाँ पे आप काउंटिंग स्लो कर दीजिए। स्लो करने के पीछे कारण यही है कि ये यहाँ पे बिहार जैसी स्थिति करके रात में लोकतंत्र की हत्या भी करेंगे। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ईवीएम को लेकर, उनकी छेड़खानी को लेकर, क्या लग रहा है आपको? भाई देखिए, वीडियो तो आपके सामने है, लगभग 20 से 25 वीडियो मेरे पास भी आए और तमाम मीडिया चैनल के पास ये वीडियो है। तो ये अगर मान लीजिए शासन प्रशासन की नीति और नियति ठीक है तो ईवीएम मशीन रोड पे क्यों घूम रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या? और कल हमने देखा है कि 3 जिले के जो एडीएम हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया। बनारस का एडीएम निलंबित हो गया, सोनभद्र का हो गया, बरेली का भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी तो कर रहे थे। और अखिलेश जी ने अगर ये बात कही है तो कुछ तो तथ्य रहे होंगे, कुछ तो आधार रहे होंगे। लोगों ने फेसबुक पे लाइव चलाया है, लोगों ने यूट्यूब पे भी लाइव चलाया है उन चीज़ों को, और उन फुटेज को बाकायदा प्रमाणिक हैं वो फुटेज। तो कुछ तो गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ईवीएम में छेड़छाड़ होना मुश्किल है, लेकिन ईवीएम मशीन बदलना आसान है, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक नंबर होता है और वो नंबर अमूमन जो बूथ एजेंट होता है वो नोट नहीं करता है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ वो हेर फेर कर सकते हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये ईवीएम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और हो सकता है बैलेट पेपर भी बदलने का प्रयास किया जाए। देखिए, बीजेपी को 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं अब तक, एक तो राशन, जो 5 किलो इन्होंने राशन मुफ्त बांटा है, और दूसरा जो है वो जो किसानों को इन्होंने सम्मान निधि दी है। तो मुझे ये 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसका
बीजेपी को सीधे तौर पे फ़ायदा मिल रहा है। और विकास? विकास तो मुझे ऐसा लग रहा है विकास का बीजेपी को नुकसान हुआ है। और राम मंदिर? राम मंदिर का भी नुकसान हुआ है। देखो अगर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश बिल्कुल में। सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, ठीक है, इसी वजह से बीजेपी को इतनी सीटों का नुकसान हुआ। और आप फिर एक बार समझ लीजिए कि अगर ये अपनी उतनी सीटें सस्टेन कर पाते जितनी पिछली बार लाए थे, तब मैं मान सकता था कि सुशासन रहा। क्या 2024 की तैयारी कर रही है बीजेपी यूपी के रास्ते? बिल्कुल, बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इस बार विपक्ष को भी इनकी चाल का करारा जवाब देना पड़ेगा। और इनकी जो स्ट्रैटेजी बना रही है, जो बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है, तो विपक्ष को भी अपनी मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी। राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई पार्टी जीत गई है तो वो हमेशा जीतती रहेगी, ठीक है। राजनीति में माहौल स्थितियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, तो यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और देखते हैं 2024 में अभी समय है और हार हमें ये बताती है, अगर हम हारते भी हैं तो हार हमें ये बताती है कि हमारे सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो हमें उन प्रयासों के लिए समीक्षा करनी होगी और आगे दुगनी मजबूती के साथ हमें और प्रयास करने होंगे।